हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था हिंदी में अभी तक मैंने आपको शब्द के बारे में पढ़ाया था। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। आखिर ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उनमें मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले विकारी शब्द। और विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमने पढ़ लिए। क्लियर? आज हम करने जा रहे हैं अविकारी शब्द। ठीक है ना? कौन शब्द होंगे? अविकारी शब्द। तो चलिए मैं लिखवाता हूं, आप इनको समझिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, अविकारी शब्द होते क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन शब्दों पर, ठीक है ना, या जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। यानी कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, कोई भी काल हो और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े उससे, यानी कि उनकी वजह से वो शब्द चेंज नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे अविकारी शब्द बोलेंगे। ये अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो हम बोलेंगे 4 होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा भी, क्रिया, विशेषण, अवयव। अच्छा, एक बात और, अविकारी शब्द को हम अवयव भी बोल सकते हैं भाई, याद रखना। अविकारी शब्द को हम क्या बोल सकते हैं? अवयव भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे क्रिया, विशेषण, अवयव। दूसरा, संबंध बोधक अवयव। दूसरा होता है संबंध बोधक अवयव। ठीक है ना? और तीसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक अवयव। क्लियर? और चौथा जो होता है वो होता है विषम बोधक, विषमादि बोधक अवयव। क्लियर? ये 4 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द किसको बोलते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो, उनके बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है ना? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विषमादि बोधक अवयव। क्लियर? आज हम जो वीडियो है वो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया, विशेषण, अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस बात को आप नोट कीजिए और आगे हम इस पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है क्रिया, विशेषण, अवयव। ये 1 नंबर है। ठीक है ना? क्रिया, विशेषण, अवयव। आप सबसे पहले हम क्रिया, विशेषण, अवयव के बारे में पढ़ें, उससे पहले इन 2 वाक्यों पे ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखो, राम कम खाता है। खाना क्या है? एक क्रिया है। बोलना क्या है? एक क्रिया है। और क्रिया से पहले एक नाम आया, तेज बोलता है, खाता है लेकिन कम खाता है। अगर किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने, यानी क्रिया से पहले जो शब्द आते हैं, कम, अधिक, ज्यादा, कम, ठीक है ना, तो क्रिया से पहले जो शब्द आते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन अविकारी शब्दों को क्रिया, विशेषण, अवयव कहा जाता है। यानी कि मैंने क्या लिखा?
क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी, बताने वाले अविकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर ये कहा जाता है क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। याद रखना, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। क्लियर? क्रिया विशेषण जो अवयव होती है उसके टोटल 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार को आराम से डिटेल से बताऊंगा, मस्त मस्त। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, पहले इन 3 वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। क्रिया विशेषण अवयव का पहला प्रकार होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव इसका ये पहला प्रकार है। तो चलिए करते सोल्व। राम आज आएगा, वह प्रतिदिन कसरत करता है, तुम अब जा सकते हो। देखो ध्यान से सुनिएगा, आएगा क्रिया, जा सकते हो क्रिया, कसरत करना क्रिया है। क्रिया से पहले शब्द आ गया आज, इससे पहले शब्द आ गया अब, इससे पहले शब्द आ गया प्रतिदिन। तो याद रखना, वह आएगा लेकिन आज आएगा, ये कंडीशन बता रहा है। जा सकते हैं, वह अब जा सकते हो, अब की बात कर रहा हूं, यानी कि इसमें समय का बोध हो रहा है। अगर जिन क्रिया शब्द से पहले किसी समय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। याद रखना, ये शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे नोट, NOTE नोट, ये शब्द लिखवा देता हूं मेन। जैसे कह दिया जाए आज, कल, या एक साथ लिख दिया जाए आज कल, परसों, आज कल परसों, ठीक है ना। इसके अलावा और शब्द, और जैसे वार आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सप्ताह आ जाए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। माह आ जाए, या सॉरी पक्ष, शुक्ल पक्ष आ जाए, या फिर माह आ जाए, माह की बजाय वर्ष आ जाए, ठीक है ना। ये सब समय को इंडिकेट करते हैं, और समय को इंडिकेट, क्रिया से पहले अगर कोई समय को इंडिकेट कर रहा है तो वो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। सर इसके अलावा कोई और भी है क्या? हाँ है, और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब, जैसे आ गया अब, तुरंत, अब चले जाओ, तुरंत चले जाओ, सदा, नित्य, सदा उसने यह काम किया, नित्य काम करता है, हर पल, हर पल, पल पल, बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या अवधि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये जितने भी शब्द आ जाए क्रिया से पहले, याद रखना, क्रिया से पहले अगर ऐसे शब्द कहीं भी दिखाई दे वो सदा हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। इसको रट्टा मारे, विशेष करके जेटेट और सीटेट वाले बच्चे, और अलग अलग जैसे रीट वाले बच्चे, जो स्टेट लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ा शानदार और एग्जाम में आते हैं प्रश्न। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए, और हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप के बारे में। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्रिया विशेषण अवयव का दूसरा प्रकार जिसको बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, स्थानवाचक के अंदर 2 चीजें शामिल होंगी। 2 चीजें कौन कौन सी शामिल होगी? तो इसके अंदर आपका स्थान भी आ सकता है, और स्थान के साथ साथ में दिशा भी आ सकती है। दिशा भी तो एक स्थान को इंडिकेट करता है, किस दिशा की और किस स्थान की ओर, ठीक है ना। स्थान और दिशा, अगर कोई भी क्रिया से पहले स्थान और दिशा का पता लग जाए, स्थान और दिशा का पता लग जाए, तो वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव होता है।
फॉर एग्जाम्पल बैठना क्रिया है, सूर्योदय पूर्व में होता है, पूर्व क्या है, एक दिशा है, आओ आना एक क्या क्रिया, लेकिन किधर आना है, इधर, बैठना किधर है, छत पर, और सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। तो अगर कोई भी प्रश्न में वो छत पर बैठा है, स्थान का नाम आ गया है। क्रिया से पहले अगर कोई स्थान का नाम हो या कोई दिशा का नाम हो क्रिया से पहले, वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट शब्द है? हाँ शब्द है, इनको नोट कर लीजिए आप। अगर किसी भी क्रिया शब्दों से पहले अगर ये शब्द है, जैसे यहां, वहां, इधर, उधर, जहां, तहां, ठीक है ना, इधर, यहां, वहां, इधर, उधर, जहां, तहां, ये शब्द आ जाए। इसके अलावा जिधर, जिधर, ठीक है ना, जिधर, या भीतर, ठीक है ना, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर, और इसके अलावा जैसे पास, पास के अलावा दूर, ये जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूं इनको याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव हैं, शब्द हैं, ठीक है ना। इस और, इस और, उस और, ये लीजिए बेटा, ये शब्द कहीं भी दिखाई दे क्रिया शब्दों से पहले, क्रिया शब्दों से पहले अगर ये शब्द दिखाई दे, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया से पहले आएंगे, सीधी सी बात ये है। तो इन सभी को नोट कर लीजिए और आगे हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप के ऊपर। ओके बेटा, कीजिए नोट। अब देखिएगा तीसरा प्रकार परिमाणवाचक। देखो नाम से पता चला परिमाण यानी कि मात्रा, और मात्रा का बोध अगर करवा रहा है किसी क्रिया से पहले, जैसे सोना एक क्या है? क्रिया। सोने से पहले एक नाम आ गया बहुत, बहुत सोता है, ये बहुत क्या है? एक परिमाणवाचक है। इसी प्रकार गुड़ डालना उतना ही मीठा होगा, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना एक मात्रा को दर्शा रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, अगर किसी क्रिया शब्द से पहले किसी परिमाणवाचक का अगर प्रयोग हो रहा है तो वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव। अब इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं? जैसे अब इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जैसे जरा, बोलते हैं जरा जरा सा डालिएगा। कम, ज्यादा, बहुत, ये जो शब्द है इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके काम में आएंगे, ठीक है ना। जितना, क्लियर, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है ना। जरा जरा, जरा जरा, क्लियर। जरा शब्द भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत, जितना, जरा जरा, या इतना। हम बोलते हैं कि इतना दे दीजिएगा, इतना, ये शब्द होते हैं। उतना, इतना, उतना, थोड़ा, कुछ, ये सब किसको इंडिकेट करेंगे? किसको इंडिकेट करेंगे? परिमाणवाचक को, ठीक है ना। और एक शब्द और आता है काफी। काफी बोलते हैं ये काफी है, इनफ है, ठीक है ना। ये सारे शब्द जो होंगे वो हमेशा किसको दर्शाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। जिस क्रिया से पहले मात्रा का बोध होता हो वो हमेशा क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव होंगे, जिनमें मुख्य शब्द ये हैं। इन सभी शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे मैं चौथा लास्ट एंड फाइनल पढ़ूं उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा क्रिया विशेषण अवयव का चौथा प्रकार जो लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है ना। बस फटाफट भर गई, वह सरपट चला गया, हाँ जाओ मत जाओ, आज वर्षा जरूर होगी, आज शायद वर्षा होगी।
ये वाक्य मैंने लिखे हैं, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। बस फटाफट चली गई, फटाफट चली गई, बस सरपट चला गया, वह सरपट चला गया। अगर ऐसे शब्द फटाफट, सरपट, ऐसे शब्द, ठीक है ना, जो कि एक ढंग को दर्शाते हैं, जो एक तरीका है, ठीक है ना, कोई भी एक तरीका हो या कोई भी एक ढंग है, ठीक है ना, एक ढंग से, मतलब एक तरीका फटाफट भरने का तरीका है, सरपट जाने का तरीका है, एक ढंग है उसका। तो ये जो कोई भी एक तरीका हो या ढंग हो, जिस तरह से ये शब्द आए फटाफट, सरपट, ठीक है ना, ऐसे शब्द हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव के शब्द होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई, ठीक है ना, स्वीकृति हो, हां जाओ, हां आओ, अगर कोई भी स्वीकृति हो या कोई निषेधता हो, मत जाओ, मत करो, ठीक है ना, या फिर आज वर्षा जरूर होगी, यानी कि ये होगी निश्चितता, ठीक है ना, या अनिश्चितता। देखो इसमें निश्चितता, आज वर्षा जरूर होगी, ये निश्चित है। आज शायद वर्षा होगी, तो ये निश्चित नहीं है, ठीक है ना। अनिश्चितता का कोई शब्द, निश्चितता का कोई शब्द, निषेधता मना करने का शब्द, स्वीकृति हां भरने का शब्द, सरपट, फटाफट, ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के आते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द और याद कर लो जो हमेशा रीतिवाचक के अंदर ही प्रयोग होते हैं, जैसे सचमुच, इधर लिख देता हूं मैं, जैसे सचमुच, ठीक, इसलिए, क्योंकि, ये शब्द याद रखना भी है, सचमुच, ठीक, इसलिए, क्योंकि। इसके अलावा सच, झूठ और गलत, सच, झूठ, गलत, कदाचित, और एक होता है अचानक। ये जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द किसके हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। और इसी के साथ आपका क्रिया विशेषण अवयव की कहानी समाप्त। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों से अलविदा। ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर डालना। और प्लस जो भी बच्चे टेट, चाहे वो किसी भी स्टेट की टेट की एग्जाम क्यों ना हो और सी टेट की तैयारी करें, उनके लिए सबसे बेस्ट है। अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी निकल रही है, उनके लिए भी शानदार ये टॉपिक है। आप इनको जरूर पढ़िएगा और बढ़िया तरीके से मंथन कीजिए बेटा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।